ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखिए। कल की क्लास में कुछ इतिहास से संबंधित बातें चर्चा हुई थी। इतिहास किसे कहते हैं, उसके फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ों पे कल डिस्कशन हो चुका था। हेरोडोटस, जिसने सबसे पहले यूरोप के इतिहास के बारे में किताब लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका, इसलिए उसको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है या इतिहास का पिता कहा जाता है। अब आगे के सेक्शन में बात हुआ कि दो बातें और चर्चा हुआ कि पास्ट किसे कहते हैं और हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो पास्ट के लिए पढ़े कि आज से पहले घटित वैसी सभी घटनाएं, वो सब क्या है, पास्ट है या अतीत है। उसी में बात करें इतिहास की, तो अतीत में घटित वैसी घटनाएं जिनके होने का कोई ना कोई एविडेंस या साक्ष्य उपलब्ध है, उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अब ये जो साक्ष्य उपलब्ध है, तो कल ही बताए थे कि ये टोटल साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। एक साक्ष्य होता है जिसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। भारतीय इतिहास के बहुत सारे कालखंड, यानी वैदिक काल के स्टार्ट होने से पहले तक का जितना सारा कंडीशन था, ये पूरा वैदिक काल के पहले जितना भी भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इस सब का एविडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके पास है पुरातात्विक स्रोत। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, या फिर पाषाण काल के बारे में जितनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सब मतलब सब जितना इतिहास लिखा गया, ये सब पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखा गया। लेकिन आगे चलकर जैसे ही वैदिक काल में आप पहुंचेंगे, तो वैदिक काल में पहुंचने के पश्चात यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्थाएं चेंज होगी और यहाँ पे राइटिंग वगैरह स्किल थोड़ा सा मतलब डेवलप होगा, और फिर आगे चलकर वहाँ से कुछ लिटरेरी सोर्सेस या फिर साहित्यिक स्रोतें भी मिलने लगेंगे। तो स्रोत ये टोटल 3 प्रकार के हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले अगर बात करें पुरातात्विक स्रोत, जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। ये अभिलेख सबसे पहले अशोक के काल से खुदवाना स्टार्ट करवाया गया। जब अशोक के काल में पहुंचेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि अभिलेख क्या होता है, ये क्यों खुदवाया गया था अशोक के द्वारा, कहाँ कहाँ से कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीज़ें अशोक वाले चैप्टर्स में मिलेगा। और भारत के इतिहास का ऐसा पहला शासक हुआ अशोक, जिसने अपने मतलब कार्यकाल में बहुत सारे अभिलेखों को क्या किया था, खुदवाया था। तो इसमें सबसे पहले इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। अब इससे भी आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। अब मान लीजिए कि कोई अशोक का इंस्क्रिप्शन मिले, फिर वहाँ पे अपने प्रशासन से संबंधित कुछ गाइडलाइन दिया गया है, या अपने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिया गया है, या फिर जनता को क्या क्या करना है इसके बारे में कुछ बताया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उस अभिलेख को अभी पढ़ के अगर पता चल जाएगा कि उस समय क्या क्या कंडीशन था, तो फिर आप मौर्य काल के इतिहास के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा क्या, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। उसके बाद से पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत है क्वाइंस या सिक्के उस काल के, मान लो कि हड़प्पा सभ्यता के कोई क्वाइंस है, या फिर आगे चलकर बात करें तो गुप्ता क्वाइंस में आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्वाइंस पे एक तरफ बीड़ा बजाते हुए उसको क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो इससे अलग अलग काल के क्वाइंस या सिक्के हैं, उससे भी थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। कुछ समय अर्थव्यवस्था क्या थी, सिक्के चलते थे कि रुपये चलते थे, किस प्रकार के क्वाइंस चलते थे, शीशा का सिक्का था कि तांबे का था कि गोल्ड का था कि चांदी का था, ये सारे प्रकार के सिक्के उस समय संबंधित राज्य के बारे में या संबंधित वहाँ के प्रशासक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ पे प्रदान कर देता है। नेक्स्ट पहुँचेंगे तो मूर्तियाँ, स्टैचूज। ये मूर्तियाँ तो आपको लगभग हड़प्पा सभ्यता से ही मिलने लगेंगी इसके एविडेंस, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी लगभग मूर्तियों का निर्माण स्टार्ट हो चुका था। लेकिन मंदिर बनाने का साक्ष्य आपको एक ही बार गुप्ता डायनेस्टी से देखने को मिलेगा। तो मूर्ति बनाने का साक्ष्य तो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अब मिट्टी की मूर्तियाँ कुछ, उसी में तांबे की, अलग अलग कप्पर की, कांसे की मूर्तियाँ बनती थी यहाँ पे बड़े पैमाने पर। जाहिर सी बात है कि देवी देवताओं की ही मूर्तियाँ बनती थी। तो मूर्तियां भी उस काल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देती है। अब इसी से संबंधित जो मंदिर है, वो मंदिर का अवशेष, पहली बार मंदिर बना था गुप्ता डायनेस्टी के काल में। तो जाकर गुप्त काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे किस प्रकार से मतलब मंदिरें वगैरह बनाई गई हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट फॉसिल्स या अवशेष, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा आपके मतलब एंशिएंट के हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर, मतलब जैसे पाषाण काल। तो पाषाण काल का जितना सारा आप चीज़ पढ़ेंगे इतिहास में, वो सब फॉसिल्स या अवशेष पे ही आधारित होगा। कहीं पे खुदाई करवाया गया तो कहीं पे किसी मकान का साक्ष्य मिल गया, कहीं पे हड़प्पा सिविलाइजेशन पे पढ़ेंगे कि धान का भूसी का साक्ष्य मिल गया, कहीं पे कुछ और एविडेंस मिल गया। तो फिर उसको भी रीड करके फिर उसको भी बताया जाता है कि उस समय ये घटनाएं घटित होगी। जैसे मान लीजिए कि पाषाण काल के बहुत सारे मुद्रा मिला हुआ है, या पाषाण काल के बहुत सारे मतलब इस प्रकार से अवशेष मिले हुए हैं जिसपे मतलब फीमेल का मूर्ति ज़्यादा बना हुआ है। तो फिर इतिहासकारों ने ऐसा दिमाग लाया कि उस समय हो सकता था कि महिलाओं का डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो, इसलिए क्वाइंस पे मतलब तमाम चीज़ों पे फीमेल की या मतलब महिलाओं की मूर्तियाँ क्या हुई हैं, बनी हुई हैं। तो फिर इतिहासकारों ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक समाज थी, और क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का डोमिनेंस थोड़ा सा क्या था, ज़्यादा था। फिर आप इसी में स्मारक, जितने सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे शाहजहाँ के काल में पढ़ेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे, मान लीजिए कि ताजमहल बनाया गया, फिर रेड फोर्ट बनवाया गया, जामा मस्जिद बनवाया गया। तो इस प्रकार के जितने सारे भी बनवाए जाते हैं, ये सब चंद्रगुप्त
मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था जहाँ पे वो रहता था, फिर उसको किस प्रकार से बनाया गया था, वहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं, तो ये भी इसमें आएगा। मोहरे मतलब सरकार का एक अपना जो भी गवर्नमेंट होगी उसका अपना एक मोहर होगा, और उस मोहर से व्यापार सामान्यतः ट्रेड वगैरह होता था ना, तो उसी पे ये मोहर लगाया जाता था। तो एक महत्वपूर्ण आपका साक्ष्य है मोहर। तो ये 5-6 चीज़ें जितने सारी बात लिखे हैं ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक मतलब खुदाई वगैरह से कुछ मिला, क्वाइंस मिल गया, अभिलेख मिल गया, या फिर स्मारक या मोहरे वगैरह, ये सब पुरातात्विक स्रोत है। फिर आगे बात करें तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक है धार्मिक स्रोत, मतलब धर्म से संबंधित उसमें बातें लिखी गई हैं, तो ये धार्मिक स्रोत है। फिर एक गैर धार्मिक स्रोत, जाहिर सी बात है कि इसमें धर्म से संबंधित बातें नहीं लिखी गई होंगी। एक तीसरा होगा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब कल ही बताए थे कि भारत में कुछ विदेशी भी भारत में आए और यहाँ पे रहे, यहाँ पर निवास किए, और फिर यहाँ पे मान लो कि 4-5 वर्ष तक रहे। फिर रहने के पश्चात यहाँ के जितनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, फिर अपना किताब किसी बुक में उसको लिख दिया, तो इसको हम विदेशियों के विवरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। यही किसी किसी किताब में भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक, पुरातात्विक और एक तीसरा सेक्शन अलग से बना दिया गया होगा आपका विदेशियों का विवरण। लेकिन विदेशियों का जितना सारा विवरण है ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये भी साहित्यिक स्रोत ही माना जाता है। ठीक है, तो एक होता है विदेशियों का विवरण। अब ये धार्मिक स्रोत की अगर बात करें, धार्मिक स्रोत की, तो ये धार्मिक स्रोत भी टोटल 3 प्रकार से आपको मिलेंगे भारत के इतिहास में। एक होगा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वैदिक काल में आप पढ़ेंगे वेद के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्राह्मण क्या होता है, फिर अरण्यक, उपनिषद, ये वेदांग और ये सूत्र, और भी 2-3 चीज़ें हैं। अब स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो ये सारी चीज़ें को बोला जाता है कंबाइंड रूप से, ये सब बोले जाते हैं क्या, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य इसलिए कि इस समय पूरे समाज पे आप पढ़ेंगे वैदिक काल में कि चतुर्वर्ण व्यवस्था लागू हुआ था, जहाँ पे सबसे टॉप पे हुआ करता था ब्राह्मण, उसके बाद से क्षत्रिय, उसके बाद से वैश्य और लास्ट में शूद्र। तो इस समय कुछ वर्षों तक, लगभग 1500 वर्षों तक पूरा वैदिक काल जहाँ से स्टार्ट होता है, और खासकर से 1000 BC के बाद जब पहुँचेंगे और 600 BC तक गौतम बुद्ध और महावीर के आने से पहले पूरा समाज पे मतलब ब्राह्मणों का डोमिनेंस रहा है, और इनके लिखने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए सामान्यतः इनको ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में आप वैदिक काल में पढ़ेंगे, वेद क्या होता है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये सब आपके उस सेगमेंट में आएगा। नेक्स्ट इसी में बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध, आपको पता है गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित भी 3 मतलब टेक्स्ट या किताब है, जिसको पिटक के नाम से जाना जाता है। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की जितनी सारी मतलब उनके व्याख्यान है, उनके जितने सारे नॉलेज वगैरह है, उनके जितने सारे रिसर्च है, वो सब सुत्त पिटक है। फिर विनय पिटक में पहुंचेंगे तो इसमें कुछ आचार-प्रचार मतलब नियम व कानून दिए गए हैं, क्या बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, तो क्या क्या बातें लिखी गई हैं। और अभिधम पिटक में अशोक के समय रहने वाले कुछ बौद्ध धार्मिक मतावलंबियों का कुछ बात यहाँ पे शामिल किया गया है अभिधम पिटक में। तो ये तीसरा आपका है अभिधम पिटक। नेक्स्ट पहुंचेंगे जैन साहित्य। तो महावीर जैन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। 600 BC में 16 महाजनपदों का उदय जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म से संबंधित जो टेक्स्ट या किताब है उसी को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य आगम के बारे में पढ़ेंगे, किस भाषा में लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्सअप की गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आप जैन साहित्य में। तो ये पूरा जितना सारा आप देखें ये सब कौन सा स्रोत है, धार्मिक स्रोत। कहीं ना कहीं ये धर्म से क्या है, रिलेटेड है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को धार्मिक स्रोत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गैर धार्मिक स्रोत, मतलब जिसमें धर्म की चीज़ें नहीं, बस समाज वहाँ की समाज की या फिर वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की प्रशासनिक स्थिति से संबंधित सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जिसमें सबसे पहला ही किताब आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। चाणक्य का आप नाम सुने होंगे, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के सत्ता पर आसीन हुआ 323 BC में। और फिर मौर्य सत्ता पे आसीन होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री मतलब काफ़ी सारा कार्यभार सौंपा उनको, और फिर उन्हीं के द्वारा ये अर्थशास्त्र लिखा गया है। जिसमें पूरा अर्थशास्त्र का मतलब सामान्यतः आप इकोनॉमिक्स से लगाते हैं, लेकिन ये वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है जिसमें इकोनॉमिक्स, इसमें केवल राजनीति की बात की गई है। मतलब इस अर्थशास्त्र में किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, कितने भागों में विभाजित था, कौन कौन सा अधिकारी कहाँ पे काम करता था, किस प्रकार से पूरा प्रशासनिक सेटअप दिया गया था, वैसे तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई। जैसे अभी भारत का संविधान पढ़ते हैं जहाँ पे पूरा राजनीतिक व्यवस्था है, वैसे ही लगभग ये अर्थशास्त्र हुआ करता था। तो ये एक राजनीति का किताब है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था का किताब नहीं है, ये एक राजनीति का किताब है जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखा गया था। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। अब आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ने में 2 कंडीशन है। आपको लगता है कि इतनी सारी अलग अलग बातें, आप डायरेक्ट अर्थशास्त्र का भी किताब उठाकर आप चाहें तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में
पढ़ सकते हैं। अब डायरेक्ट अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत सारा दिक्कत परेशानी आपको हो जाएगा। अब उसी सारी चीज़ों को इधर उधर से मतलब छांट कर अलग अलग किताबों में इसी पे रिसर्च करके क्या किया गया, लिखा गया। एमफिल करके कोर्स होता है, जब वो आप करते हैं तो अलग अलग सेगमेंट में, ज्योग्राफी में चाहे हिस्ट्री में चाहे अलग अलग, तो उस गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देती है, नेट वगैरह JRF निकालते हैं, तो आप उस पर रिसर्च करते हैं, फिर अपना रिसर्च करके किताब वगैरह निकालते हैं, फिर उसी का निष्कर्ष आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे मुद्रा राक्षस के बारे में, ये टेक्स्ट है। फिर आगे पंचतंत्र है, फिर अष्टाध्यायी है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का, बहुत सारा बुक है। कालिदास का 7-8 बुक उन्होंने रचना किया है, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल अभी अभिज्ञान शकुंतलम। तो गैर धार्मिक स्रोत में तो बहुत सारे टेक्स्ट है भारतीयों के द्वारा लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसको बोलते हैं गैर धार्मिक स्रोत। अब अगर बात करें विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण मतलब वैसे विदेशी जो भारत में आए, भारत में निवास किए, भारत के समाज, कल्चर, पॉलिटिक्स, इस तमाम चीज़ों को देखकर अपना जो किताब लिखा, उसी को हम विदेशियों के विवरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनानी, भारत में अटैक होगा सबसे पहले यूनानियों का, ईरानियों का अटैक होगा टेरियस प्रथम के समय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 सेक्शन में आपको लिखा गया है। सबसे यूनानी एक आएंगे, फिर चीनी आएंगे भारत में, और फिर मुस्लिम कुछ इन्वेडर आएंगे जो इनको द्वारा भी कुछ किताब वगैरह लिखा जाएगा। जैसे टेरियस प्रथम का एक किताब है, उसको पढ़ेंगे। हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे, निर्याकस के बारे में पढ़ेंगे। इन लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा जो भारत के इतिहास के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको मिल जाएगा इंडिका की रचना करने वाला सेल्यूकस मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज भी इसी में आप पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, राज दरबार में रहा था, और फिर यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका वो भी मौर्य साम्राज्य के ही बारे में बताया है, और ये अर्थशास्त्र भी मौर्य साम्राज्य के बारे में ही बताया गया। तो फिर दोनों को कंपेयर करके पढ़ा जाता है कि भाई क्या क्या कंडीशंस था। नेक्स्ट कुछ चीनी यात्री भी भारत में आएंगे, मतलब चीन से आए थे इसलिए चीनी यात्री हैं, ठीक है। फाहियान पढ़ेंगे आप, आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर आगे पढ़ेंगे वैनसंग आया था हर्षवर्धन के काल में। फिर सुंग युंग और फिर इति सिंह करके कुछ और ट्रेवल्स आए थे भारत में। भारत में आने के पश्चात यहाँ से तमाम चीज़ों पर रिसर्च करके इन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है उसी को चीनी यात्रियों का विवरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट तीसरा कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स, आगे चलकर मेडिवल इंडिया में अब जब बढ़ेंगे, पूर्व मध्यकालीन के भारत के बाद, तो 712 ईस्वी में सबसे पहले इस्लाम का भारत पे अटैक होगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और फिर वहाँ पे अटैक होने के पश्चात सिंध के आसपास के कुछ क्षेत्रों पे वो कब्जा करेगा। इसी के फिर आगे चलकर महमूद गोरी, महमूद गजनवी का ये भारत में अटैक होगा, बहुत बड़ा लूटपाट होगा, और महमूद गजनवी और महमूद गोरी के साथ भी कुछ इतिहासकार भारत आएंगे और भारत के कुछ सामाजिक कल्चर्स और तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। अल मरूनी की कुछ किताब है वहाँ पे पढ़ेंगे, किताबुल हिंद शायद इसका है, फिर अल मसूदी है, फिर फिरदौसी है, और भी बहुत सारे अभी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स है वही यहाँ पे लिखा गया। तो पूरे भारत के इतिहास को जानने के लिए आप जो भारत का इतिहास पढ़ेंगे, एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, वो पूरा एंसेंट हिस्ट्री जो आप नोट्स में लिखेंगे वो कहाँ से सब लिया गया, तो सब किसी न किसी एविडेंस से वो छाँट कर किताब में आपकी बातें क्या की गई हैं, लिखी गई हैं। तो इन सारे एविडेंस पे भारत का इतिहास टिका हुआ है, मतलब इन सारे एविडेंस का एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत के इतिहास को लिखने में। इतिहास उसी को बोलते हैं जिसका होने का कोई ना कोई क्या है, साक्ष्य है। तो ये सब होने का कोई ना कोई साक्ष्य है, इसलिए भारतीय इतिहास के भी भाग हैं। अब इसमें से बारी बारी से जिस काल में आप पढ़ेंगे, मान लीजिए बौद्ध काल में बुद्ध काल पढ़ेंगे, तो बुद्ध काल के ये तीनों के बारे में पूरा डिटेल में लिखेंगे कि भाई सुत्त पिटक की रचना किसे की, विनय पिटक की, मध्यम पिटक की रचना की, इसमें क्या क्या विशेष बातें बताई गई हैं। फिर वैसे ही आप जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक ये सब अलग अलग क्या होते हैं, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जिस जिस चैप्टर में जो अब आएगा यहाँ से, वो सारी चीज़ें आपको उस चैप्टर में डिटेल के साथ मिलेगी। एक ओवरऑल यहाँ पे खाका दे दिया गया है कि भारतीय इतिहास का क्या स्रोत है, और आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात अब आगे चर्चा होगा कि भारतीय इतिहास को इन्हीं स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मतलब ये 2 प्रकार के स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब इन्हीं स्रोतों के आधार पर भारत के इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, जिसको आप प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक, आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक जिस कालखंड के बारे में आप पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इन द सेंस इसको मतलब किसके आधार पर, एविडेंस के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर। तो प्राग ऐतिहासिक काल इसको इसलिए नाम दिया गया कि इस समय मानव पूरी तरह से खाना बदोश था, इसको टेक्स्ट या लिखने वगैरह की कुछ विशेष मतलब अभी ढंग नहीं था, इसलिए इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल में। और पूरे प्राग ऐतिहासिक काल के जितने सारे एविडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं।
तो प्रागैतिहासिक काल के जानकारी के बारे में आप केवल पुरातात्विक स्रोत पे ही डिपेंड है और केवल पुरातात्विक स्रोत के ही आधार पर आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा जानकारी आप लिखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल मतलब कि जिसमें पत्थर का उपयोग किया गया मानव के द्वारा, वो पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल मतलब कि जिसमें तांबा और पत्थर दोनों मिलाकर इस्तेमाल किया गया, उसको हम बोलेंगे ताम्र पाषाण। तो ये कहलाया मतलब प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की खासियत क्या है? वैसा काल जिसके जानने का एकमात्र स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या है? पुरातात्विक स्रोत है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट दूसरा होता है आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में भारत के 2 सिविलाइजेशन है, एक हड़प्पा सिविलाइजेशन है और एक वैदिक सिविलाइजेशन है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आद्यैतिहासिक काल की खासियत क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल की खास बात है कि इसमें केवल पुरातात्विक स्रोत पे ही ये डिपेंड है। आद्यैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध, पुरातात्विक स्रोत पे ही ये सारी बातें, लेकिन साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया। जैसे हड़प्पा वासियों ने बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह चित्र के भाव चित्रात्मक उनकी लिपि थी। अभी आपकी लिपि देवनागरी है, आपके दिमाग में जो भी फीलिंग्स आता है, जो भी समझ में आता है, उसको आप देवनागरी लिपि में क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। हड़प्पा वासी जितने सारे लोग थे, उनके पास कोई टेक्स्ट या कुछ इस प्रकार से कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, ग्रामर हिंदी वगैरह इनको नहीं पता था। तो उन्होंने जो विचार उनके दिमाग में फीलिंग्स आए, उस फीलिंग्स को चित्रों के माध्यम से क्या कर दिया? लिख दिया। कुछ इस प्रकार से चित्र बना दिया, कुछ इस प्रकार से चित्र बना दिया, कुछ इस प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्या कर दिया? चित्र बना दिया। इसी को हम भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। अब अभी तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को पढ़ने में मतलब नहीं पढ़ पाया है। तो हड़प्पा काल की खासियत इस समय पूरा साहित्यिक स्रोत उपलब्ध तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अभी तक इस लिपि को कोई भी इतिहासकार पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किए। हो सकता है कि फ्यूचर में आप सफलता हासिल करें तो बात अलग हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पूरा वैदिक काल की अगर बात करें तो हड़प्पा काल में क्या था कि लोगों के पास लिपि थी, मतलब वो लिखते थे, लेकिन उनके पास पढ़ने की कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी। वो लिख सकते थे, लेकिन उसको कैसे मतलब वो पढ़ते थे ये आइडिया नहीं था, मतलब वो बोलने की मतलब व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल इसका जस्ट उल्टा था। वैदिक काल में बोलने की प्रक्रिया थी, वहाँ पे मतलब मौखिक था, लेकिन वहाँ पे रिटन नहीं था। तो जितने सारे वेद, आरण्यक, उपनिषद ये सब देख रहे हैं, वहाँ पे वो सब वो मौखिक चलता था। एक व्यक्ति को वेद का ज्ञान वो फिर दूसरे को देगा, फिर वो मतलब ट्रांसफर होके आगे बढ़ता रहा। तो वैदिक काल में जितने सारे वेद वगैरह हैं ये लिखे गए हैं सब ये गुप्ता काल में। ये इस समय कुछ भी नहीं लिखे गए। ये वेद, आरण्यक, उपनिषद जो आप पढ़ेंगे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 1500 ईसा वर्ष पूर्व में वैदिक काल में, वो उस समय कुछ नहीं लिखे गए हैं। ये सब लिखे गए हैं गुप्ता काल में, क्योंकि इस समय केवल भाषा थी लोगों के पास, लेकिन कोई टेक्स्ट नहीं था कि उसको किस प्रकार से क्या किया जाए, लिखा जाए। तो हड़प्पा काल में क्या था? टेक्स्ट था, लेकिन कोई भाषा नहीं थी। जबकि वैदिक काल में पहुंचेंगे तो कोई भाषा था, लेकिन टेक्स्ट वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। अब इसमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों है, लेकिन पुरातात्विक के ही ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है, साहित्यिक का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है या न के बराबर हुआ है, इसलिए इसको रख दिया जाता है आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत। आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल में पढ़ते पढ़ते आप 600 BC तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद से स्टार्ट होगा ऐतिहासिक काल, जहाँ से तीनों प्रकार के एविडेंस आपको मिलने लगेंगे। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साथ ही साथ विदेशियों का विवरण बेस पे मिलने लगेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, बंद कर दोगे इसको। वहाँ पे वो ऑपरेटर है, बंद करो। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए। अब इसका हो गया, ऑफ कर दो।